पिछले क्लास में आपको ये समझाया जा रहा था कि कार्बन इतने सारे यौगिक का निर्माण कैसे करता है। कार्बन के इतने सारे यौगिक के निर्माण के पीछे का कारण क्या है। अब देखिए कितना यूनिक यूनिक गुण प्रदर्शित करता है कौन, कार्बन। आप याद कीजिए 4 वैलेंसी होती है। आप याद कीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन के साथ भी और दूसरे तत्व के साथ भी बनाता है। अलग अलग साइक्लिक रिंग का निर्माण करता है, आइसोमेरिज्म को शो करता है। क्या जी, केटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे बड़ा अद्वितीय गुण। तो इस सब वजह से कार्बन बहुत सारे यौगिक का निर्माण करने लगा। तो जब कार्बन बहुत सारे यौगिक का निर्माण करने लगा तो फिर इस कार्बनिक यौगिक को पढ़ने के लिए हमें रसायन विज्ञान के एक अतिरिक्त शाखा की जरूरत पड़ी, जिसको हम किस शाखा के अंतर्गत रखे, कार्बनिक रसायन शाखा नाम दिया गया और उसी को कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ये यहाँ पर एक बात नोट करके लिख सकते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने लगा तो रसायन विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा जाने लगा, जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? लिखिए तो एरो देके लिखिए, जब बहुत बड़ी संख्या में जब बहुत बड़ी संख्या में जब बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण जब बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने लगा तब कार्बनिक यौगिक तब कार्बनिक यौगिकों को तब कार्बनिक यौगिकों को तब कार्बनिक यौगिकों को रासायन विज्ञान की एक अलग शाखा तब कार्बनिक यौगिकों को रासायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में रासायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाने लगा एक अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाने लगा जिसे हम जिसे हम जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक के स्रोत। कार्बनिक यौगिक के स्रोत। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो नहीं चल रहा है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नीचे वाला स्विच ऑन कर दो वो, E+L ऑन करना है दोनों को। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुनिएगा ध्यान से। कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है वो या तो पेड़ पौधा है, नहीं तो जीव जंतु है। हमारे आपके शरीर में जितना पदार्थ या जितना चीज है ना, वो सब का सब क्या है, कार्बनिक रासायन। सब का सब कार्बनिक पदार्थ। पेड़ पौधा में सब का सब
कार्बनिक कार्बनिक चीज है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत पेड़ पौधा तथा जीव जंतु है। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है और ये जो कोयला है, ये भी कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में भी बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। और सुनिए, आज के डेट में जितने कार्बनिक यौगिक का हम उपयोग करते हैं उसमें 90% कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में ही किया जाता है। मात्र 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम लोग जनरल यूज के लिए करते हैं। और वो 10% का यूज जानते हैं कहाँ होता है? वो जो मीट मछली खरीद खरीद के खाते हो, वही खाली नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से मिला और उसको हम खा रहे हैं। नहीं तो बाद बाकी जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग हम लोग कर रहे हैं वो सब सिंथेसाइज्ड है, मतलब लैब में बनाया हुआ चीज है। क्लियर है ये? तो यानी यहाँ से पूरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहले आप इसको सुनिए। हम पहला लाइन बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत जीव जंतु तथा पेड़ पौधा है। कोयला तथा पेट्रोलियम भी कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण आसानी से किया जाता है। आज के डेट में अभी के समय में उपयोग में लाया जाने वाला 90% कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है। क्लियर है ये? लिखेंगे अब एक एक करके एरो देके। लिखिए, कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत जीव जंतु जीव जंतु तथा पेड़ पौधा है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधा है। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, पेट्रोलियम तथा कोयला भी पेट्रोलियम तथा कोयला भी कार्बनिक यौगिक के पेट्रोलियम तथा कोयला भी कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत हैं। पेट्रोलियम तथा कोयला भी कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत हैं। इसी में लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक का निर्माण बड़े स्तर पर कार्बनिक यौगिक का निर्माण बड़े स्तर पर प्रयोगशाला में भी प्रयोगशाला में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में भी किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अभी के समय में अभी के समय में जिस कार्बनिक यौगिक का उपयोग हम करते हैं अभी के समय में जिस कार्बनिक यौगिक का उपयोग हम करते हैं उसका लगभग 90% उसका लगभग 90% यौगिक का निर्माण उसका लगभग 90% यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में ही होता है।
प्रयोगशाला में ही होता है। प्रयोगशाला में ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप याद कीजिए, इससे पहले भी हम हाइड्रोकार्बन को परिभाषित किए। किसको बोलते हैं जो? वैसे यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो CH4 C6H6 C2H4 ये सब इसका एग्जाम्पल है ना। तब तो ये बेकार ही लिख दिए, ये तो आप जान रहे हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ से जानेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार या हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। अब आप कुछ मत लिखिएगा, अब आप सिर्फ देखिए। सुनो, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और इस बात का पूरा उम्मीद है कि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा एल्काइन। यदि हम अल्क को तोड़ें, ये टूटेगा अल्क प्लस एनी में। इसको तोड़ें तो अल्क प्लस एनी में। ये अल्क प्लस आइन में। एक चीज तुम देखो, हर जगह अल्क कॉमन है ना जी। तो हम थोड़ा समझ लें अल्क का मतलब 3 हो जाएगा पहले, तब फिर बाद में कुछ काम करेंगे। अच्छा एक बताइए, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा हो सकता है जिसमें 3 कार्बन हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 2 कार्बन हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 1 कार्बन हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 5 कार्बन हो, 10 कार्बन हो। तो ये जो अल्क है ना, ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या को बतलाता है। अल्क क्या बतलाता है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या को। अब बताइए, किसी भी तरह का कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन का तो कुछ ना कुछ परमाणु रहेगा ही। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड हो, अल्केन हो, एल्कीन हो, एल्कीन हो, अल्क तो उसमें रहना ही है। अब ANE ENE और YNE क्या बताता है? आप पहले पढ़े कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। यदि सारे के सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। यदि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा लेकिन इक्को को यदि डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच, तब हम उसको एल्केन नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? एल्केन। और एक भी बॉन्ड यदि ट्रिपल आ गया तो उसको कहते हैं एल्काइन। तो एल्केन का मतलब ये नहीं, सुनिएगा ध्यान से, एल्केन का मतलब ये है कि सभी कार्बन कार्बन के बीच का बंधन किस बंधन से होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड से। लेकिन एल्कीन का ये मतलब नहीं है कि सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि सिंगल से सब जुड़ा हुआ है, खाली इक्को को डबल बॉन्ड मिल जाए उसको क्या बोलेंगे तब? एल्केन। और इक्को को ट्रिपल मिल जाए तो एल्काइन। तो इस आधार पर समझ में आया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है। तो यहां पर अल्क क्या बताता है बताओ? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो ये कैसे बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां देखो हम कुछ बात लिखते हैं, जैसे एल्केन है ना, अल्क ANE एल्केन है ना, इसी पर लिखो देखो मिथ एन, दोनों को मिला देंगे तो मिथेन, इथ एन इथेन, प्रोप एन। सुनो एक मिनट, ये हर जगह ANE ये बता रहा है कि जितना कार्बन है सब में खाली
सिंगल बॉन्ड। और ये हर बार चेंज हो रहा है। ये हर बार इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हर बार वो कार्बन की अलग अलग संख्या को बता रहा है। कार्बन की संख्या एक हो तो अल्क को ही क्या बोलते हैं, मिथ। दो हो तो अल्क को ही क्या बोलते हैं, इथ। कार्बन की संख्या तीन हो तो अल्क को ही क्या बोलते हैं, प्रोप। चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, डू डेक, डाई डेक, ट्राई डेक, मोनोडेक, मतलब बहुत सारा बात होता है इसमें। टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरह से हम सब लिखाएंगे। हम सब लिखा देंगे, अभी हम आपको लिखा नहीं रहे क्योंकि हमारा अभी वो टॉपिक नहीं है। किसी भी टॉपिक को प्रॉपर जगह पर पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो तुमको समझ में आया कि अल्क का मतलब क्या है। और अलग अलग संख्या के लिए हर बार अल्क के जगह पर कोई अलग अलग वर्ड आएगा, कभी मिथ, कभी इथ, कभी प्रोप, कभी ब्यूट, कभी पेंट, कभी हेक्स, कभी ऑक्ट, इस तरह से। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये एन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड। अल्क एक बार फिर से वही है, क्या है बताओ। ये है नंबर ऑफ, और ये क्या है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन सीसी डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर अल्क एक बार फिर से क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और वाई यानी क्या बताया, एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझे। आगे सुनो। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। If all carbon atoms are bonded by single covalent bond, then that hydrocarbon is called alkane. If at least one carbon-carbon double bond is present in hydrocarbon, then that hydrocarbon is called alkane. And if one carbon-carbon triple bond is present in case of hydrocarbon, then that hydrocarbon is called alkyne. तो समझ में आया कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है। इसको हिंदी में हम परिभाषित भी कर देंगे, बाद में लिख भी लेंगे, अभी तो हम बस बोल दिए इंग्लिश में। आगे सुनिए। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप सुने होंगे सन संतृप्तता के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन हम लिखे हैं, ये लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और ये लिख अब जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो इसी चीज को हम फिर आगे लेके जाएंगे, लेकिन वहां पर लेके जाने से पहले ही हम आपको बता दें कि एल्केन जो है ना, ये आता है सेचुरेटेड के अंतर्गत, और ये दोनों आता है किसके अंतर्गत, अनसेचुरेटेड। इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सब हम बाद में लिखेंगे तनी डिटेल में, अभी तो शॉर्टकट में बता देते हैं। लुढ़किए, अभी बोले हैं ना लिखने नहीं, अभी लिखिए मत। सुनिए ना, लिखने का तो बहुत टाइम है। और नहीं ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ लिए तो काफी है। और वैसे लिखा तो देंगे ही ना, लिखना वो तो आपका एडमिशन सिद्ध अधिकार है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। समझिए पहले। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है। हाथ खड़ा कीजिए जिनको जिनको आता है बुझने। हम बोले हाथ खड़ा करने कह रहे हैं, जल में घुलता है बैठले बैठल। खड़ा होइए, खड़ा होइए तो है। हाँ बोलो। वो तो हम अभी पीछे बतेबे कि एल्केन है संतृप्त, एल्कीन और एल्काइन है असंतृप्त। इसमें नया क्या आप बता दे। संतृप्त और असंतृप्त का ये एग्जाम्पल हुआ, जो आप बोले ना ये एग्जाम्पल हुआ। इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं। जो
जो विलयन में पूरी तरह से घुल जाए। आप ये संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन वाला बात बोलने लगे। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बतासा जो बनता है ना, अभी दुर्गा पूजा में चढ़ेगा, वो सब सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलता है। तो वो चीज जो आप ला दिए वो फिजिकल केमिस्ट्री है, हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलिए छोड़ी, हटाइए बात खत्म। बेकार ही पूछ दिए, तुम्हारा भी मूड खराब हो गया होगा। नहीं मूड खराब हुआ है? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। देखो, ये ना थोड़ा समझने वाला चीज है, इसको ढंग से समझना। हालांकि, रे वो बात प्लीज बात मत करो, बात करना है ना तो बाहर चले जाओ। हाथ जोड़ के कहते हैं तुमसे। मूड पढ़ाने का है, तुम खिस्सा करोगे, अंदर से गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो हम अच्छा से पढ़ा नहीं पाएंगे। अब पीट देंगे सो अलग। मार बहुत पागल वाला मारते हैं हम। तुम लोग में नहीं लगा है, 11th के हो इसीलिए बचे हुए अभी तक। 12th वाले से पूछना कौन हाल रहता है। तो हंस कौन चीज रही है? हंस क्या रही है तुम? कहती है हम हंस हंस रहे थे इसलिए कि इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, कितना फेंकते हैं बता नहीं सकते हैं। तो छड़ी कहाँ है रे? माता तनी छड़ी लेके आओ तो। आज इस पर छड़ी तोड़ देते हैं, बस इसको सच्चाई का पता चल जाए। लाओ छड़ी लाओ। तब तक तुम लोग उतारो तो इसको। अरे तनी छड़ी लेके आओ तो ऑफिस से बुआ। कहो छड़ी देने। आज जरा सोएंगे। अच्छा तुम लोग को लगता है कि छड़ी फेंकने से टूटा होगा? नहीं, यदि लगता है तो 12th वाला से किसी से पूछो। फेंकने फेंकने से टूटा है? फेंकने से टूटा है? फेंकने से टूटा है? फेंकने 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 से टूटा है? फेंकने से टूटा है? हाँ। हाँ। एगो रिकॉर्डिंग अभी तुमको दिखाते हैं। पहले लिखो तुम। नहीं आज नहीं दिखाएंगे, कल थोड़ा ना याद करके बताना, कल दिखा देंगे। आज मोबाइल नहीं, उसका सेटिंग करना पड़ेगा, काहे कि वो यहाँ खुलेगा नहीं। टाइम कम है। जाओ तो वो मोबाइल लेते आओ, दिखाना पड़ेगा अब। पढ़ाई जिंदगी भर होगा, देखेगा कम नहीं रहे। इसके लिए हमको सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। जाते वक्त दिखाएंगे। झूठे बोलने पर रहते हैं ना। यहाँ का टीचर सब इतना ना फेंकता है कि सही में आप लोग को वही लगता होगा हमारे बारे में भी। गलती आपकी भी नहीं है। आपको हर चीज का एविडेंस देना पड़ता है।
कोशिश कीजिए कि आपके बैच में ना एविडेंस देने की जरूरत ना पड़े। जिस दिन पड़ जाएगा ना, उस दिन जो धराएगा उसका तो दुर्दशा है। चलो संतृप्त और संतृप्त बताएं क्या? देखो कितना कूड़ा फाती है, सब बताते हैं। बताते हैं। ये फैन यहाँ पर रहता है ये फैन यहाँ ऊपर मंच पर रहता है। पीछे देखो क्या लिखा है। इधर उतरे। पढ़ पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हो। फीलिंग्स and I hurt. फिर से बोलो। Feelings hurt. लिखा हुआ है फीलिंग हर्ट। यहाँ पंखा पर एगो दिल भी टूटा हुआ है। कौन हर्ट किया और दिल को तोड़ के दू खूंडी बांट दिया। अब बटा सो बटा पंखा पर ले जाके फेंका। इसका तो दिक्कत वाला बात है ना रे। हैं? चलो और शुरू करें बताना। तुम रात को दिन लल्ली काट देंगे हम, बता दे रहे हैं। शुरू करें बताना आगे। देखिए कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यदि हम इसका हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें तो अब तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहां, यहां। अब ये बताओ कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना। इतना हाइड्रोजन जोड़ने के बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसको CH3 लिख सकते हैं हम, इसको CH2। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब तुम ये बताओ कि क्या इसमें कार्बन के चेन को बिना तोड़े हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है? बोलिए। अब इसमें कार्बन के चेन को बिना तोड़े हाइड्रोजन को जोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन से संतुष्ट है कार्बन का चेन। अब उतना कार्बन को रखते हुए और ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ना संभव, इसी को कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? लेकिन यदि आप यहां ले लेते डबल बॉन्ड, तब तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। हम चाहें तो कार्बन को बिना तोड़े हुए इसमें और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब बताओ डबल बॉन्ड यदि टूटेगा फिर भी तो सिंगल बॉन्ड रह ही जाएगा, तो कार्बन का चेन तो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब खाली उसका बॉन्ड ही ना होगा। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल रहे या ट्रिपल रहे तो उसको तोड़ के उसमें और हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि इससे पहले ये हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं था, इसमें और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता था, वो भी कार्बन के चेन को बिना पूर्ण रूप से तोड़े हुए। अब जैसे यहाँ पर यदि तुम हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हो तो इसको तोड़ना पड़ेगा, और जैसे इसको तोड़ोगे यहाँ हाइड्रोजन पता चलेगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल टूट गया लेकिन वहां पर मॉलिक्यूल नहीं टूटा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से पहले ही संतुष्ट था। आप जबरदस्ती करने लगे तो ये बेचारा डिसोसिएट करके तोड़ा, डिसोसिएट करके तब हाइड्रोजन को जोड़ा। इसमें वो बात नहीं थी, डबल बॉन्ड था, सिंगल रह गया, डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ। ट्रिपल रहेगा तो एक ट्रिपल ये टूटा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक ही टूटा तो इधर जुड़ जाएगा।
और समझ में आया कि किसको संतृप्त और किसको असंतृप्त कहेंगे। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें और अधिक हाइड्रोजन जोड़ा नहीं जा सके, खास करके कार्बन के चेन को बिना बाधित किए हुए। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चेन को बिना बाधित किए हुए भी और हाइड्रोजन को जोड़ा जा सके, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और डबल ट्रिपल वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? तो इसको हम लिखा देंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी हम संतृप्त और असंतृप्त वगैरह को लिखाएंगे नहीं, ये सब का कोई डिफिनेशन अभी हम नहीं बताएंगे, ये आगे बताया जाएगा क्लासिफिकेशन जब फिर से करेंगे तब। अभी आपका पीछे का टॉपिक बचा हुआ है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ पर परिभाषा आप लिख लीजिए तो तीनों का। वीडियो दिखा दें, पहले लिखा नहीं दें। लिखिए एल्केन। एल्केनर को हिंदी में लिखेंगे नहीं, हम इंग्लिश लिखिए। ऑर्गेनिक और हिंदी में होता ही नहीं है, एल्केन को इंग्लिश में भी एल्केन, हिंदी में भी एल्केन कहते हैं। इंग्लिश में कहने लिखेंगे जो हिंदी में लिखेंगे। लिखो वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु आपस में, आपस में एकल सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। आपस में एकल सहसंयोजन बंधन द्वारा, एकल सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसे एल्केन कहते हैं। उसे एल्केन कहते हैं। परी कौन है रे? परी आई है क्या? परी नाम की कोई लड़की है? पापा की परी नहीं, परी नाम की लड़की है। लिखिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए एल्कीन। देखिए वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, ऐसे लिखना, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विबंधन हो। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विबंधन हो, उसे एल्कीन कहते हैं। आगे स्टार लगा के एल्काइन लिख लीजिए और परिभाषा खुद से लिख लोगे इसका। लिखो, लिखो, अभी तीनों का एग्जाम्पल एक एक लिखेंगे। जिसमें धोए हैं वो वीडियो खोजना तो नहीं पड़ेगा, मिल मिल नहीं रहा है। देखना पड़ेगा, इसे चला के देखना पड़ेगा ना कि किस में पिटा है, उतना याद है, कल दिखा देंगे। अभी टाइम लगेगा उसको खोजने में।
झूठ बोल रहे हैं ना? ठीक है। एल्काइन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, इसको लिख लीजिए, बाकी का काम हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन में क्या दिक्कत है? सारा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जाइए।